साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, बहुत ही मशहूर कहावत है कि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं। तो क्या यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को हार क्या मिली झारखंड में? हर कोई चढ़ बैठा है। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हुआ क्या कि दरअसल दैनिक भास्कर में सीनियर जर्नलिस्ट विनय चतुर्वेदी जी की खबर आई कि भाई पैसे की डील की गई टिकट के लिए। हालांकि आग बबूला हो गए सांसद जिनका जिक्र था, जिनके घर पर, जिनके आवास पर पहली किस्त लाखों रुपए में जो दी गई थी उसका जिक्र था। तो खैर बाद में फिर एक और खबर आई कि हमारी कोई भूमिका उसमें नहीं है, क्योंकि उन्होंने चेतावनी दे दी थी सांसद जी ने कि भाई हम केस कर देंगे। लेकिन इसके बाद तो कई बातें सामने आई दोस्तों। संघ से जुड़े पत्रकार उन्होंने जो राज खोले हैं, अब बखिया उधेड़ी है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे दोस्तों, पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। पूरी तरह से हनी मनी का मामला, यानी कि हनी मनी ले डूबी। क्या झारखंड में भाजपा की डोल इसीलिए डूब गई? क्या यह सच है कि कोई धनबाद में कोई नेता आपत्तिजनक स्थिति में मिला था? क्या कहानी है, क्या राज है? संघ के हिमायती रहे पत्रकार आखिर क्या राज खोल रहे हैं? ये वीडियो दोस्तों आपको बताएगा। खाली एक ही कारण नहीं जो ठीकरा फोड़ते हैं टाइगर जयराम महतो पर कि भाजपा उस कारण से हारी। खुद भी दर्पण देखना चाहिए, आईना देखना चाहिए। साथ ही ये बातचीत की है सीनियर जर्नलिस्ट आनंद कुमार ने। आप पूरी बातचीत सुनेंगे तब परत दर परत खुलती जाएगी। इससे पहले कि उनकी बातचीत में आपको सुनवाऊं दोस्तों, आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज ना भूलिए। और दोस्तों, जीटी रोड लाइव एक अकेला प्रयास है। हम चाहते हैं कि आप थोड़ी बहुत आर्थिक मदद करें। हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। आप इस पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। और साथ ही वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ब्रेक दें थोड़ी देर की। उसके बाद बातचीत आप सुने। बातचीत थोड़ी लंबी है दोस्तों, लेकिन बात समझनी है तो सुननी तो पड़ेगी ही। भाजपा में लोकसभा चुनाव और उसके पहले से भी कई तरह की बातें सामने आती रही हैं, चाहे वो जिलों में या संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति का मामला हो, चाहे लोकसभा विधानसभा में टिकट देने का मामला हो, चाहे बहुत सारी चीजें हैं कि कोई कहीं दिल्ली के किसी होटल में हनी ट्रैप हो जाता है, ऐसी चर्चाएं होने लगती हैं। किसी के धनबाद के किसी होटल में अजीबो-गरीब स्थिति में देखे जाने की चर्चा होती है। तो भाजपा में ये चल क्या रहा है? इशारों-इशारों में तो अब तक काफ़ी बातें होती थी, अब बातें अखबारों तक आ गई हैं। हमारे साथ 2 लोग हैं, 2 प्रबुद्ध लोग हैं और 2 बड़े चर्चित लोग हैं। सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने जो बातें चल रही हैं, उनको वे समय-समय पर संकेतों में, इशारों में सामने लाते रहे हैं। एक पत्रकार हैं, इनसे आप बखूबी परिचित हैं, पंकज प्रसून जी इनका नाम है और अपने बेबाक बयानों के लिए और सोशल मीडिया पोस्ट के लिए चर्चित रहते हैं। और दूसरे हमारे साथ अविनाश मिश्र जी हैं, भाजपा और संघ से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आजकल भाजपा के सफाई अभियान में लगे हैं, फ़िल्टर का काम कर रहे हैं। हालाँकि इस बात को लेकर उनको टारगेट भी किया जाता है। शुरुआत अविनाश जी से ही करते हैं। लगातार आप लिख रहे हैं, संकेतों में ही लिख रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है? एक भाजपा जो चाल चरित्र वाली पार्टी मानी जाती थी, उसके अंदर हनी-मनी कैसे आ गया, कब आ गया? देखिए, क्या है ना कि जब आदमी क्या होता है ना कि कोई पार्टी जब शुरुआत में आगे उत्थान की ओर रहती है, जब वो बढ़ते रहती है, तो सारी बातें सुचिता और सभी चीज़ों की बातें होती है वहाँ पे। वहाँ पे लोग बहुत ईमानदार रहते हैं, लेकिन जैसे आगे बढ़ती कोई भी संस्थान आगे बढ़ता है, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ आ जाते हैं जिनसे इन सब चीज़ों से रूबरू होना पड़ता है। तो यही जी, समझिए एक उसको क्या बोलते हैं, एक दोष है, ये दोष है, वो दोष यहाँ पे भी लग रहा है और लग गया है बल्कि।
लेकिन ये लग गया है, लेकिन जिस लेवल पर ये रोग लगा है, जिस तरह की बातें आ रही हैं, संकेतों में ही आ रही हैं, अगर उनमें सच्चाई है तो क्या भाजपा का जो प्रदेश का जो आला कमान है या जो केंद्रीय आला कमान है, क्या इन सब चीजों को जानता है या जानते-बूझते नजरअंदाज कर रहा है? क्योंकि भाजपा जहाँ इस गर्त की स्थिति में पहुँच गई है, ये जो चीजें चल रही हैं, इससे तो लग रहा है कि और नीचे अभी जाना है उसको। देखिए प्रदेश की जहाँ तक बात है तो प्रदेश में तो हर लोग इससे ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानते इन सब चीज़ों को, सभी लोग इस बातों को जानते हैं और प्रदेश पदाधिकारी लोग बहुत सारे प्रदेश पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो क्या होता है कि जब वो खुद जो बोलते हैं ना कि जब चोर ही बैठा हुआ है तो फिर क्या किसको किसका भय है? जब चोर ही जी, कोतवाल बन गया तो किसको किसका भय है? तो सारी चीज़ें हुई और रही बात केंद्रीय आला कमान का तो उन तक भी बात पहुँच रही है और बहुत बात अभी पहुँची भी है। अभी तो रिसेंटली एक विधायक जो अभी नए विधायक बने हैं, उन्होंने खुद केंद्र में एक बड़े पदाधिकारी को इन सब सारी बातों से अवगत कराया है और मुझे उम्मीद है ज़रूर कुछ न कुछ कार्य होगी। पंकज जी की तरफ आते हैं। अविनाश जी थोड़ा खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लगता है धीरे-धीरे फॉर्म में आएँगे। संकोच कर रहे हैं। नहीं, हाँ, संकोच कर लेकिन रहे हैं आप बताइए, और इन्होंने कहा कि एक नए विधायक जीत कर आए हैं, कहीं वो गढ़वा की तरफ से तो नहीं आए हैं? देखिए देखिए मैं साफ-साफ बोलता हूँ, कल से इनका 2 दिन का पोस्ट भी देखा था, गढ़वा, अच्छा, मिथिला नरेश और पैसे हाँ, वगैरह। वो हाँ, हाँ। गढ़वा में मैं ज़्यादा खुल के बता रहा हूँ, गढ़वा में 2 लॉबी थी, एक अलख पांडे थे, वो टिकट के जी, जी, दावेदार थे और दूसरे सत्येंद्र तिवारी थे बिल्कुल। और दोनों दोनों से बातचीत की गई थी और दोनों से अब मैं क्या बोलूँ, आरोप ये है कि दोनों से पैसे लिए गए थे। और जब सत्येंद्र तिवारी रांची में एक बार मीटिंग में आए तो उनकी दूसरे तरफ के लोगों ने बड़ी बेइज्जती की थी। मतलब ऐसा हुँ, हिकारत हुँ। कि तुम कुछ नहीं हो, क्योंकि पहले से सेटिंग। अब हुआ ये कि एक लॉबी जीत नहीं कहेंगे, एक लॉबी की जीत हुई, उससे सत्येंद्र तिवारी को टिकट मिल गया, दूसरे को नहीं मिला। अलख पांडे, मैं और आप उस वक्त गढ़वा में ही थे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और खूब विद्रोह वगैरह किया था, ये जी, होगा जी। वो होगा करके। वो सिर्फ विरोध इसलिए नहीं था कि सत्येंद्र तिवारी को मिल गया, विरोध इसलिए था कि पैसे डूब गए। और जी, इससे जी। ज्यादा मैं खुलकर नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है। क्योंकि इस तरह के डील के आप क्या सबूत दीजिएगा? बताइए, किसने पैसे लिए तो किसी भी पत्रकार के पास क्या हो सकता है? मैं जी। इशारे बता सकता हूं कि कुछ-कुछ इशारे। अच्छा, क्या यह सच नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद सीता सोरेन ने खुलकर कहा था कि बीजेपी के बिल्कुल, पदाधिकारियों ने हमें हराया है? नहीं कहा था। क्या हो गया बिल्कुल उससे? कहा था। क्या क्या यह सच नहीं है कि अभी पाकुड़ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में पैसे को लेकर आपस में इतना झगड़ा हुआ कि दोनों तरफ के लोग अस्पताल पहुंच गए? भाजपा में ऐसा होता था पहले? कभी सुना था आनंद जी आपने? क्या यह सच नहीं है कि चाईबासा के जिलाध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों चाय की दुकान पे बीच चौराहे पे एक दूसरे को फैटम फैट मार रहे थे? ये किसी पंकज प्रसून को जरूरत है बताने के लिए, दिख नहीं रहा है। अब मैं बताता हूं ज्यादा सीरियस बात। हमारे यहां क्या है ना कि झारखंड में पार्टी आलाकमान ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो कोई पाप नहीं कर सकता। मैं ये बोल रहा हूं कि सड़ांध ऊपर से है। योगी जी के साथ लोकसभा चुनाव के दौरान जो हुआ वो किसको नहीं, उत्तर प्रदेश के आप एक बच्चे से जाके पूछ लीजिए। क्या यह सच नहीं था कि बनारस के होटल में बैठकर एक बड़ा चैनल चलाता है पत्रकार, वो टिकट बांट रहे थे, वो दावा कर रहे थे कि अमित शाह ने मुझे भेजा है और ये टिकट वो टिकट लिस्ट जो योगी जी ने जो नाम रिकमेंड किए थे, 33 नाम रिकमेंड किए थे, उसमें से 24 नाम काट दिया गया था। किसके कहने पे काटा गया था? आज केशव प्रसाद मौर्य को पीडब्ल्यूडी और सड़क मंत्री बना के देख लीजिए, कल से सारा विवाद खत्म है। पैसे पहुंच रहे हैं और हर राज्य में यह हो रहा है। हर राज्य में पैसे जो पहुंचाने वाला है वो आलाकमान का पसंदीदा है। आलाकमान में सीधे मोदी जी नहीं कर रहा हूं, एक आध सीढ़ी आप नीचे उतर सकते हैं। जी। मैं बार बार ये बोलता हूं कि बीजेपी के अंदर 2 सिस्टम चलते हैं, एक भाजपा का सिस्टम है, एक शाहजी का सिस्टम है। मुझे कोई गुरेज नहीं इस बात को कहने में, और हर राज्य में शाहजी का अपना सिस्टम काम कर रहा है। और यहां जो मैं झारखंड की शिकायत लेकर मैं व्यक्तिगत रूप से पूरी फाइल सबूत के साथ गया था और जिन बड़े नेता के पास गया था उन्होंने क्या कहा पता है मुझे? कुछ नहीं होगा। मैंने कहा क्यों सर? तो जब मेरा ऊपर वाला ही चोर है तो नीचे वाले का कैसे कार्रवाई करेगा? अब मैं ये नहीं बता रहा कि वो किसको चोर बोल रहे थे, किसको कार्रवाई करने की बात कर रहे थे। मैंने एक सवाल पूछा था कि आखिर वो कौन सा क्राइटेरिया है कि एक ही शहर के एक ही कमरे में बैठने वाले सारे लोग राज्यसभा जाते हैं? पूरा झारखंड वीरों से शून्य हो गई है क्या? कोई कौन सा क्राइटेरिया आप बताइए, क्या हो सकता है? वो कास्ट समीकरण है,
वो रीजनल बैलेंस है, वो क्या हो सकता है? मैं आपको नाम गिना सकता हूं, महेश पोद्दार रांची, दीपक प्रकाश रांची, आदित्य साहू रांची, प्रदीप वर्मा रांची और समीर उरांव भी रांची, क्योंकि वो रांची में रहता। ये बताइए कौन सा क्राइटेरिया हो? किसको, किस अंधे को नहीं दिख रहा है ये? और कोई बोलेगा तब समझ में आएगा क्या? ऊपर की पहुंच, पैसे पहुंचाने की कला, व्यवस्था, एक शब्द नाम दिया गया है बीजेपी के अंदर में। आप बोलिएगा कि व्यवस्था हुआ कि नहीं, तो समझ जाएंगे क्या बात कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि हनी ट्रैप का बीच में मामला आया था, दबी जुबान में ही सही? क्या हुआ उस मामले का? देखिए कुछ बातें ऐसी है ना कि कोई कार्यकर्ता कभी नहीं बोलेगा, 50-55 लाख रुपए रफा दफा किया गया और पार्टी के लोगों ने ही रफा दफा कराया। उसमें ज्यादा पैसा लगा है, उसमें ज्यादा पैसा लगा है। 50 लाख तो एक दिखाने के लिए, उसमें ज्यादा पैसा लगा है। और इसमें बीच में मैं एक और बीच में मैं एक और चीज आपको इंटरप्ट करके बता रहा हूँ कि जो पैसे पहुंचाने की बात है, तो वाकई में इनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या चार्टर्ड विमान करके नहीं पहुंचाया, चार्टर्ड विमान के द्वारा पैसा नहीं पहुंचाया गया ऊपर में? वाकई में पैसा पहुंचाया गया है। और इसमें आज पंकज भैया ने लिखा भी है कहीं पे ये बात, तो ये वाकई में चार्टर्ड विमान के द्वारा पैसा पहुंचाया गया है। देखिए आनंद जी, आम कार्यकर्ता, मुझे कम से कम जैसे ही आप इस तरह की खबर कीजिएगा ना, तो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से हर जिले से मेरे पास फोन आते हैं कि भैया आपने लिखा बहुत, आप करते रहिए। बोले कि आप क्यों नहीं करते? बोले भैया आप अनुशासन बने, मेरा करियर बर्बाद कर देगा। इस वजह से कार्यकर्ता चुप है। और मेरे पास कोल्हान से लेके, संथाल से लेके गढ़वा तक, पलामू, हर प्रमंडल से फोन आते हैं और वो अपने अपने यहाँ की समस्याएं बताते हैं कि मेरा जिलाध्यक्ष इतना खा गया, तो मेरा बूथ का खर्चा नहीं दिया, तो मेरा ये नहीं किया। लेकिन वो बेचारे मजबूर हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स करियर भी है उनका। और किसके खिलाफ आवाज उठाएंगे बताइए? मैंने एक बार खेल है बहुत ज्यादा अभी जामताड़ा में लोकसभा चुनाव में भी जो है पैसा का बहुत बड़ा हुआ। मेरे पास तो कुछ है भी, उसका डॉक्यूमेंट भी है। वहां पे पैसे भेजे गए, पार्क हुए पैसे, उसमें से कुछ पैसे चोरी भी हो गए थे, 20 से 25 लाख रुपए चोरी भी हो गए थे लोकसभा चुनाव के टाइम में। एग्जैक्टली। और उसके लिए खुद मीनाक्षी लेखी आई थी, रांची आई थी वो, और रेडिशन ब्लू में रुकी थी, पूछताछ भी हुई थी वहां पे। तो खैर ये सब पैसा का खेल तो यहाँ इतना भी जबरदस्त है, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कहना नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी जितने भी लोग ऊपर के ना, बस इनका एक ही काम है कि पार्टी का तो वैसे 3 स्लोगन जो है कि पार्टी के 3 काम, बैठक, भोजन और विश्राम, उसमें एक और जोड़ लेना चाहिए, बैठक, भोजन और विश्राम, साथ में पैसा का जो खेल है वो भी इनका चौथा भी काम आ गया। बाकी कोई काम नहीं है, 5वां कुछ भी नहीं। एक चीज है, ये जामताड़ा वाली बात बता रहे थे। वहां हुआ क्या था कि एक बीजेपी का ही एक कार्यकर्ता था, जिसको कुछ पैसे ये करने के लिए गए थे। उसका कहना था कि मैं पार्किंग में गया और वहां से मेरे ही किसी दोस्त ने चोरी कर लिया वो पैसा। चोरी कर लिया पैसा, हाँ। और फिर वो हिसाब किताब करने के लिए, बहुत लंबी कहानी है, आपको पता चलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी होता है किसी पार्टी में। और वो 20 लाख के आसपास के रुपए की बात थी। ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए की उसमें, 1 करोड़ की जो है वो, सोचिए एक जिला में अगर 1 करोड़ के गबन की बात है, तो बाकी यहाँ जितने जिले हैं आप सोच सकते हैं कितना का क्या खेला हो रहा होगा। मैं इससे भी ज्यादा गंभीर बात करना चाह रहा हूँ। एक आरएसएस के पदाधिकारी हैं और वो बहुत सीनियर हैं, आजकल थोड़ा सा किनारे रहते हैं। वो पुराने लोग आप जानते हैं ना, वो बहुत दुखी चल रहे हैं। तो वो कहते, उन्होंने मेरे से एक दिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा या क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार करेंगे? जितना स्कोप बीजेपी के पास भ्रष्टाचार करने को है, या फिर जितने बड़े पैमाने पर ये लोग कर पाएंगे, उनके पास स्कोप ही नहीं है। अच्छा बताइए, जेएमएम क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा? या फिर कांग्रेस का देख रहे हैं क्या कर लेगा इन लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं? कभी पता कीजिएगा कि बीजेपी का स्तर क्या है, हैरान रह जाइएगा। आप जितना सोच नहीं सकते ना, उससे ज्यादा पैसा पार्क करके बैठा हुआ है। पैसा से पद, पद से पैसा। और अब तो शिकायतें, वो हनी ट्रैप इकलौता मामला नहीं है, वो तो आ गया सामने। कई इस तरह के सुनी सुनाई कहानियां होती है। खाली एक नाम ले लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि पता चला आपके पास फोन घनघनाना शुरू हो। खाली एक वाइड नाम कुछ ले लीजिएगा, सिर्फ लिख दीजिएगा ये नाम, और उसके बाद देखिएगा क्या हुआ, कहां कहानी है, आपको पता तो नहीं चल गया। ये है 4 आदमी 4 कहानी आपको बता देगा। हालांकि वेरीफाई तो होता नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे? लेकिन चल रहा है यही सब। लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ कि बीजेपी जब अभी तो 2019 के बाद से सत्ता से बाहर है और हर चुनाव में उसका परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है,
तो ये पैसा, ये जो हनी और ये मनी और जो लोग, ये कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, क्यों दे रहा है आखिरकार? बीजेपी का टिकट एक समय चुनाव जीतने की गारंटी माना जाता था कि आपको टिकट मिल गया तो आप जीत जाएंगे, 70% संभावना है कि आप जीत जाएंगे। अब तो बीजेपी का टिकट लेकर जो लोग जा रहे हैं उनके हारने की ज्यादा चांसेस है जीतने के अलावा। आप गीता कोड़ा को देख लीजिए, आज भी अगर गीता कोड़ा निर्दलीय खड़ी हो जाए अपने क्षेत्र से तो जीत जाएंगी, लेकिन चूंकि भाजपा से लड़ रही है, हार रही है। सीता सोरेन का कैरियर एक बिल्कुल तबाह कर दिया इन लोगों ने, जाल में फंसा कर उनको घर से बाहर निकल के लाए, कैरियर खत्म हो गया। चंपई सोरेन अच्छे भले थे बेचारे, हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री भी बन गए थे, इनको अपमान अपमान करके लोग बाहर ले आए। अब इनका भी कैरियर डूब गया, बेटे का तो खैर शुरू होने के पहले ही लगता है जहाज डूब गया है। इसके बावजूद इतना पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये बताइए जरा। दोनों लोग एक एक करके बता दीजिए। देखिए क्या है ना कि आप जैसे बोल रहे हैं कि हनी मनी कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, अरे प्रोवाइडर यहाँ खुद है, यहाँ प्रोवाइडर भी है और सर्विस लेने वाला भी है, तो बिजनेस तो वहां से भी हो रहा है ना। यहाँ तो हाँ दोनों चीज लोग हैं, एक ही सिस्टम में दोनों लोग हैं। यहाँ पे तो खेल वही है ना कि आपका देखिए यहाँ पे तो लोग ब्लैकमेलिंग करके बड़े बड़े पोस्ट में पहुंच गए और ब्लैकमेलिंग करके ही वो लोग आगे पहुंचे हैं। किस टाइप की ब्लैकमेलिंग? अच्छा नहीं, देखिए मैं क्या बताता हूँ कैसे काम होता है कि भैया 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 करते करते उनके थोड़ा नजदीक हो जाते हैं, और उसके बाद फिर नजदीक हो जाने के बाद कुछ सुविधाएं मिलने लगती है, और इस उम्मीद में बेचारा वो सुविधा देता जाता है कि कभी कोई पद मिल जाएगा, कोई टिकट की आस में किसी के पीछे लगा हुआ है, और क्या होगा, ब्लैकमेलिंग कौन क्या करेगा। और फिर वादा किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, आप हैरान रह जाएंगे आनंद जी, कि इस विधानसभा चुनाव में 12 ऐसे लोग थे जिन्हें राज्यसभा के सीट देने का वादा किया गया था, बिल्कुल विड्रॉ करवाने वाले 12-13 ऐसे लोग थे। इतना कहां से राज्यसभा का सीट दे देगा। कभी अकेले में जाके आप पूछिएगा, जैसे आप तो पत्रकार है, जाते होंगे तो ऑफ द कैमरा बात होती होगी, कभी आप गढ़वा चले जाइए, कभी वो निरंजन राय के पास चले जाइए, वो राजधनवार वाले, कभी और भी जो बागी कैंडिडेट थे उनके पास चले जाइए, या फिर जो नहीं बैठे जैसे गुमला में चले जाइए, मिसिर कुजूर के पास चले जाइए, आप ऐसे ऑफ द कैमरा कभी बात कीजिएगा, बहुत सारी कहानियां बताएंगे वो। और इन सारी कहानियों से तब आपको अंदाजा लगेगा कि संगठन के अंदर क्या चल रहा है। और ऊपर ऊपर जो ये राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये सब है ना, ये अच्छी चीज है, लेकिन इसके आड़ में जो दलाली की जा रही है उससे हमारी लड़ाई है, विचारधारा से थोड़ी ना लड़ाई है। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की के आड़ में, उसके आवरण में जो है वो अंदर जो चल रहा है, बहुत तो गंदा काम, बहुत गंदा काम। भाजपा को कहा जाता है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, इसका एक सिस्टम है और एक पैरेलल सिस्टम है। बीजेपी का अपना संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष, उनके अपने उपाध्यक्ष होते हैं, बाकी सिस्टम है। संघ की तरफ से एक और व्यक्ति बैठा रहता है जिसको संगठन महामंत्री या संगठन मंत्री कहते हैं। ये डबल पैरेलल व्यवस्था है। संघ का भी एक आदमी रहता है, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हो या राज्यों की कार्यकारिणी में हो। देखिए संघ की तरफ से तो संगठन मंत्री जो भी आते हैं वो संघ की तरफ से ही आते हैं। और संघ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो होल टाइमर होते हैं, उन्होंने जीवन राष्ट्रवाद को, देश को, संघ को समर्पित कर दिया होता है। वहां तो पैसे के लिए कोई जगह नहीं होती है। माना जाता है कि फकीर टाइप के लोग होते हैं, झोला उठा के चलते हैं, आपके घर में नाश्ता कर लिया, उनके घर में खाना खा लिया। तो फिर ये राडो, थार, रंगरेलिया, ये सब शब्द जो झारखंड में आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? सब एचएमटी से लेकर राडो तक की कहानी होती है। आते एचएमटी में है और पहनते राडो में, राडो जी। अच्छा आनंद जी, मैंने एक बात कही थी कभी, मैंने कहा था कि सिर्फ ऑडिट करवा ले कि जो भी संगठन मंत्री यहाँ आए उनकी संपत्ति कितनी थी, और जब गए तब सब, और सिर्फ गुप्त संपत्ति भी। और अगर नहीं किसी को कागजात मिलते हैं तो फिर बहुत सारे यहाँ लोग हैं जो बताने के लिए हैं काफी। आप ऑडिट करा लीजिए, तब पता चलेगा फकीरी और ये यहाँ खाए वहां सोए। अरे भाई साहब है वो। अरे ये सब सिर्फ प्रोटोकॉल है, हाँ ये सब सिर्फ प्रोटोकॉल है जो कि कार्यकर्ताओं के लिए भाई समझ रहे हैं, पर वो साहब भी है उसमें। ठीक ठीक, कभी पता लगाइएगा। नहीं ऐसे देखिए, चूंकि जब तक सबूत नहीं हो, तथ्य नहीं हो, तब तक सार्वजनिक रूप से क्या बोलूं। आपसे ना मैं नाम पूछ रहा हूँ ना आपसे सबूत मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ घटनाएं जानना चाहता हूँ। क्या क्या घटनाएं हैं? घटना बताता हूं, मैं घटना बताता हूं। रांची में एक बीजेपी का अच्छा नेता है, यंग है बेचारा, वो टिकट की रेस में था।
और उससे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी करवाए गए और वो सुविधाएं भी प्रोवाइड करता था हर तरह से। बेचारे को बोलते हैं ना, चूस लिया खून, और उसके बाद उसको टिकट भी नहीं मिला। टिकट तो और छोड़िए, वो खून चूसने, व्यक्ति का नाम तक नहीं था 5वां 6ठा नंबर में, हाँ हाँ, लिस्ट तक में नाम नहीं था उनका, नाम तक नहीं और था। पता है कितना कितना खर्च किया होगा? अंदाजन मैं बता रहा हूं, तो लोग ही बताते हैं, उन्हीं के आसपास के लोग, कि 10-12 करोड़ रुपया खर्च करवा दिया बिल्कुल, हाँ ऐसे हाँ ही। हाँ। जो रांची के हैं वो सब समझ रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। देखिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो उस आदमी का शोषण किया है ना इन लोगों ने, मगरमच्छों ने, वो सुनकर दूसरे जिलों के कार्यकर्ताओं का दिल दहल जाएगा। और कईयों के पैसे डूबे हैं इस बार। धनबाद के धनबाद होटल में, में क्या बोल हाँ देखिए, क्या है ना कि भोग विलास केंद्र है वहां पे एक, मैं नाम नहीं लूंगा होटल का क्योंकि वो थोड़ा आपत्तिजनक हो जाएगा। तो एक भोग विलास केंद्र है वहां पे धनबाद जिला में एक जगह पे, वहां पे उसका चुनावी नाम दौरान भोग विलास है या वहाँ होता भोग विलास है, क्या होता भोग विलास होता है। है? अच्छा नाम भोग नहीं है, विलास नाम कुछ केंद्र, दूसरा उसको है। भोग विलास बोला जाता है, अच्छा, भोग विलास बोला जाता है उसको। तो वहां पे मैंने प्रसिद्ध है उस काम के लिए वो। हाँ प्रसिद्ध है उस क्या, काम के लिए इसलिए। हाँ बिल्कुल प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, 5 स्टार रिसोर्ट है। तो हम्म। क्या है कि वहां पे चुनाव के दौरान पहुंचे, और जब पहुंचे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे रहते हैं लोग, अनुयायी लोग, जिन्हें पता चल गया कि भाई साहब पहुंच गए हैं। तो वहां पे जब मिलने गए तो पता चला कि वो तो किसी और के साथ ही कुछ और ही कर रहे हैं। वहां पकड़ा गए, लिटरली पकड़ा गए। जो सूचना मिली है कि वहां लोग एकदम समझ गया कि ये हैं किसी के साथ, लेकिन खैर वो मामला दब गया, बड़े पदाधिकारी थे तो मामला दब गया वो। लेकिन इन लोग, मतलब एक बस थोड़ा सा हनी के लिए, अभी तो एक और हनी का बड़ा लेटेस्ट न्यूज है। क्या हुआ कि एक बड़े नेताजी हैं, वो एक सर्किट हाउस में किसी के साथ थे। थोड़े अब उनके खास आदमी ने गेट खोल दिया और देख लिया, अब वो आदमी और भी खास हो गया। अच्छा, मतलब सर्किट हाउस में भी लेके चले जाते हैं लोग। अरे कहीं भी अरे, जा सकते और हैं। एक बात है नहीं कि नेताजी ही नहीं, जिन जिन नेताजी के जिन करीबी लोगों का इस माध्यम से संपर्क हो जाता है ना, पैसे आसानी से, वो और करीब हो जाते हैं। और फिर करीब हो देखिए, फिर जाते उनका जलवा, फिर तो राजदार हो जाते होंगे। हैं, राजदार हो गए हाँ, तो फिर राजदार सारा हो जाते पद, हैं। पद और से बहुत सारे लेके लोगों सब को कुछ। टिकट दिलाने का वादा इन जैसे लोगों ने भी किया था, कि इतना मेरे पास दे दो, हम टिकट दिलवा देंगे। जैसे कि ये डॉक्टर विवेक जो है, इन्होंने ये दावा किया था ना कि बीएल संतोष के करीबी हैं और अमित शाह के करीबी हैं, तो 24 लाख ये में हम आपका पॉजिटिव एक सर्वे करके दे देंगे। चुनाव के और समय पैसे तो का, ऐसे बहुत बहुत सर्वे वाले घूमते रहते हैं। ये तो खैर इनका धंधा है, पेशा है। लेकिन अच्छा एक बात बताइए आनंद जी, आनंद जी एक बात बताइए, आपके घर पे क्यों नहीं डील होती कभी कोई, या मेरे घर पे क्यों नहीं कभी कोई मैं डील होती? वही वही सवाल मैं कर रहा था कि इस तरह के चुनाव के समय आप देखेंगे कि जो संभावित प्रत्याशी हैं या जो प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं, उनके यहाँ तमाम तरह के लोग आएंगे कि आपका सोशल मीडिया हैंडल कर देंगे, आपको चुनाव जिता देंगे। चुनाव जिताती जनता है, नेता को भी पता है कि कैसे चुनाव जीतना कुछ है। नहीं करते। लेकिन ये लोग दिल्ली से आते हैं सूट बूट में, एक आध और सुंदर कन्याओं को लेकर प्रेजेंटेशन देंगे। वो सब अपना लैपटॉप और क्या क्या वो सब एप्पल वप्पल वाला लेके आते हैं और कोशिश करते हैं। तो इस तरह एजेंसी वालों के भी फोन आते हैं कि उनको टिकट किसी को दिलाना है तो भाई साहब संपर्क करा दीजिए। आपके पास भी आते होंगे, मेरे पास भी आए थे चुनाव के समय। तो मैंने कहा बिल्कुल। भैया मुझे और टिकट दिला दीजिए। नहीं, तो आपने तो बकायदा एक स्टोरी की थी भगवान विष्णु हाँ के अवतार पर, हाँ हाँ और पूरा और ये रांची में उनको 2 फ्लोर अलॉट थे, 45 लोग थे, और क्या ऐश, यहां से पिज्जा आ रहा है, यहां से बर्गर आ रहा है। हम और आप जैसे पत्रकार पता चला झारखंड की गली गली छानते फिर रहे थे, जिस वक्त आप गांव में देहात में पता चला कि बाइट लेते घूम रहे थे ना, ये फुल एसी ऑन करके और आराम से यहाँ थे और वही जितवा रहे थे चुनाव। मेरे पास कई ऐसे फोन आए कि भैया मैं फलाने एजेंसी का हूँ, बीजेपी के लिए सर्वे करो। मैंने बताइए कहाँ है आप? हम कहे बंदगांव के गांव में था उसमें, बंदगांव वो घाटी है ना जाते वक्त चक्रधरपुर जो पड़ता है। तो आप बताइए ना क्या सिचुएशन है। आपसे सिचुएशन नोट किया, वो सर्वे रिपोर्ट बना के दे दिया। हम कहे कि कितना बेवकूफ है झारखंड के लोग, हम लोग कहाँ भटकते रहते हैं, कितना बढ़िया तो एसी यहाँ यहाँ वही ना, 2-2 करोड़ों फ्लोर मिला रुपया हुआ था। खर्च किया जाता है एजेंसियों में और ये में वो में। बहुत और ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत। तो यह तो वही सारा पैसा चीज है अगर ना बीच। एक दिल्ली से उससे लड़की आई, हाँ मैं जी कहानी बताता हूँ। दिल्ली से एक लड़की आई,
उसने एक फोन लगाया और किसी से मिली, 17 लाख रुपया उठाया और जाके कुछ वॉक्स पॉप वगैरह करके चली गई। ये काम हो रहा था। देखिए, हमारे और आपके जैसे लोग को कौन लगाएगा? आप जब न तब सच्चाई बोल देते हैं, या फिर आपको बीजेपी से इतना भावनात्मक लगाव है कि जो बुराइयां हैं उसके बारे में बात करते हैं। आप ये मत कीजिए अविनाश जी। अगर पॉलिटिक्स से बढ़ना है तो एक बड़े नेता को पकड़िए, उससे घर पे आना जाना शुरू कीजिए और सुबह शाम जाके प्रणाम जरूर कीजिए और 3-4 बार भैया जी, बाप जी, पिताजी, ये सब बोलते रहिए, देखिए आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई साहब, भाई के साथ साहब जरूर लगाइएगा। भाई साहब तो यहाँ एकदम ये है, अगर आप नहीं लगाएंगे जी, तो लोग बुरा जी मान भाई जाते हैं। साहब जी अगर कर दिए, जी भाई साहब जी अगर आगे पीछे और लगाए तो बढ़ने के चांसेस और हो जाएंगे। आप संघर्ष का कहाँ चक्कर में फंसे हुए? दो चीजें तो समझ में आ गई कि पैसे का दो रूट है। एक तो जो ऊपर से पैसा आता है चुनाव के समय, वो जैसे राजीव गांधी ने कहा था कि हम ऊपर से भेजते हैं, नीचे जाते जाते 1 रुपया का 10 पैसा रह जाता है। तो यहाँ ऊपर से आता है, फिर यहाँ से कट उठ के फिर ऊपर ही चला जाता है। नहीं, और नीचे से भी आता है, कैंडिडेट को टिकट पर दिलाने के नाम पर। हाँ, नीचे से भी आता है। और एक दूसरा रूट है जो नीचे से आता है और कटते कटते ऊपर तक जाता है। हाँ। बेईमानी की पूरी गुंजाइश है, काम नहीं होने की पूरी गारंटी है, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनका तो खैर जो है बातें वो आ ही रही हैं। आनंद जी, चुनाव से पहले बकायदा पदाधिकारी इसलिए बनाए ही जाते हैं, कौन मेरा अपना आदमी कहां पे फिट होगा, ताकि ये सारा काम कर सकूं। आप पता कीजिए कि संथाल में कौन सा जिलाध्यक्ष कैसे बना, किसने बनवाया, क्या मेरिट था, सीनियर थे कि जूनियर थे, जमीन पे पकड़ थी कि नहीं थी, कोल्हान में आप पता कीजिए। आप जाइए ना कभी, और मैं तो एक ऐसे ही चैलेंज देता हूं, आप जिले जिले में जाइए और जो पदाधिकारी, जैसे कि आज एक जिलाध्यक्ष है, उसके पास मत जाइए, जो बाकी पदाधिकारी है उनके पास जाइए और उनसे कहानियां सुनना शुरू कर दीजिए। हर जिले की एक अद्भुत कहानी आपको सुनाई देगी। इसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है। वो जो उसी के आसपास से साथ में घूमने वाले लोग आपको कहानी बता देंगे। यहाँ पे पैसे का एक रूट और है, वो भी मैं बता रहा हूँ। पैसे का एक रूट ये भी है कि विपक्षियों द्वारा भी पैसे लेना, ताकि किसी गलत कैंडिडेट को, कमजोर कैंडिडेट को उठाया जाए, वो भी एक पैसे का रूट है। अच्छा, मतलब ये पूरा भाजपा के अंदर जो चल रहा है, तो बीजेपी फिर कहाँ से आगे निकलेगी, जब इसके जो लोग हैं वो इस तरह के भ्रष्टाचार में अगर रहेंगे। दूसरे दलों में भी आते हैं ऐसी शिकायतें आती है, ऐसा नहीं कि दूसरे दलों में नहीं आती। अभी कांग्रेस के बहुत बड़ा है यहाँ, कांग्रेस के वेणुगोपाल जो है वो बहुत बड़ा है। उमाशंकर अकेला ने आरोप लगा दिया था कि पैसे मांगे गए थे, लेकिन ये 1-2 सीटों के लिए होता है। लेकिन भाजपा में जो आया है कि पूरे कुएं में ही एक तरह से भांग पड़ी हुई है, पूरा सिस्टम ही एक तरह से सड़ता जा रहा है। तो ये तो बड़ी गंभीर बात है, और अगर भाजपा नहीं चेतेगी तो फिर अभी चुनाव दर चुनाव उसका यही हाल होने वाला है। लेकिन अब एक दूसरे विषय पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कहा जा रहा है कि फरवरी तक बन जाएंगे वहां, यहाँ जो नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो जाएगा। और नेता प्रतिपक्ष का एक मामला है, जो अभी विशेष सेशन चला गया, भाजपा अपना नेता नहीं चुन पाई विधायक दल का। कब तक होगा, कौन बनेंगे नेता प्रतिपक्ष और कौन बनेंगे भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष, इस पर थोड़ी अगर कोई जानकारी है तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। देखिए, मेरे पास जो जानकारी है, एक डेडलाइन दिया गया था जनवरी लास्ट तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने के लिए। जो पिछली बार जो आरएसएस के साथ अरुण जी के साथ बैठक हुई थी, राजनाथ सिंह के आवास पे दिल्ली में बैठक हुई थी, और इसी में ये तय किया गया था कि जनवरी लास्ट तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने के साथ ही कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाने हैं, और संगठन को नए सिरे से गठन की योजना बन रही है। और ये एक लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे कि ऐसा नहीं, देखिए लॉन्ग टर्म गोल ये भी है कि भाई मोदी के बाद कौन। तो ये जो कुंभ है, वहां से पहला मंथन शुरू होगा, और उसके बाद तो जो कौन है ना, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे संगठनों में भी बदलाव शुरू हो जाएंगे। अभी जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा था, वो सिस्टम से बहुत सारे लोग बाहर जाएंगे और कुछ नए लोग आएंगे, क्योंकि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो शीर्ष नेतृत्व है, जैसे कि सरसंघचालक वगैरह हैं, अरुण जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, और बीजेपी का जो उस तरह का जो वैचारिक संगठन है, उनमें भी ये बात आई है कि धीरे धीरे सड़ांध आनी शुरू हुई है, और सत्ता में रहने का कुछ नकारात्मक जो एनर्जी है वो संगठन के अंदर अंदर घर कर रहा है। तो इसे हमें अभी से ही सुधार करना है, नहीं तो बीजेपी की हालत फिर बाद में वो कांग्रेस वाली हो जाएगी। तो उसी सिलसिले में झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष
जनवरी लास्ट तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेगा, उससे 1-1.5 महीने के अंदर झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। हो सकता है कि सुनने में आ रहा है कि बिहार चुनाव के बाद बिहार में बदले जाएंगे, बिहार में भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदला जाना है। उत्तर प्रदेश में चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में नया 6 राज्य ऐसे हैं जहां प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चर्चा है। अब कौन बनेगा, क्या बनेगा, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। मेरा तो ये कहना है कि जब तक कोई फ्रेश चेहरा, कोई बेदाग नहीं आएगा, तब तक नहीं। और ये जो सब बैठे हैं अपने अपने पोस्ट लेके, और कई सालों से बैठे हुए, मतलब कि समझ में नहीं आता। जो महासचिव है तो है, लगातार है, उपाध्यक्ष है तो लगातार है, हार रही है पार्टी, जीत रही है पार्टी, से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब तक रिवैम्प पूरी तरह नहीं हुआ संगठन के अंदर, और मेहनती जुझारू, जो मैं तो बोलता हूं ना कि 2 तरह की भाजपा है। एक वैसे कार्यकर्ता है जो बेचारे गांव के पगडंडियों में झंडा लेके घूम रहे हैं, बीजेपी के लिए मार खा रहे हैं, बूथ पे लड़ाई कर रहे हैं, और दूसरे इस तरह के पदाधिकारी है जो कि माल खा रहे हैं। तो माल खाने वाले को थोड़ा किनारे कीजिए और उस तरह के जुझारू को आगे लाइए। सिर्फ रांची का ही क्यों हो, पता है ना यहाँ की कार्यकारिणी में क्या हुआ था। इन लोगों ने जो कार्य समिति बनाई थी, आधे से ज्यादा सिर्फ एक शहर के थे। कहा है बाकी जिला क्यों नहीं रहेगा? उन लोगों ने पाप किया है क्या? और उनको नहीं बनेगा तो वो काहे आपके लिए झंडा उठाएगा? मेरे जिले के कार्यकर्ता अच्छे, मैं आज भी बोलता हूं, मेरे जिले के पदाधिकारी अच्छे हैं, लेकिन बेचारे दबाव में है, क्या करें। और मैं बार बार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करता हूं। हर जिले का प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए। हाँ, राजधानी होने की वजह से कुछ कार्यालय के काम होते हैं, उस वजह से थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप पता चलेगा 6-6, 8-8 जिले को एकदम नेग्लेक्ट कर दीजिएगा और फिर सोचेंगे कुछ जिले में हम जाके चुनाव जीत जाए, कैसे होगा? मेरी लड़ाई किसी व्यक्तिगत व्यक्ति से नहीं है, कोई ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा हो या किसी एक पदाधिकारी के बारे में। मेरी लड़ाई यह है कि जिले के कार्यकर्ताओं को कैसे सम्मान मिले। वो आता है, उसको बाहर सोफे पे बैठा के रखते हैं और अंदर आप महिला कार्यकर्ताओं के साथ हा हा ही हु करते रहते हैं, दिखता नहीं है क्या? ये इस बात का मुझे बुरा लगता है। चलिए, पंकज जी का गुस्सा समझ सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं नाम पर चर्चा कर रहा था। पंकज जी नाम नहीं बता रहे। अविनाश जी, क्या लग रहा है भाजपा में अब अचानक से लगता है कि भाजपा एकदम नेतृत्व विहीन है, कोई नेता नहीं है। कहने को नाम तो बहुत है, लेकिन अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की सीट जीतने की क्षमता अब इनमें नहीं है। न तो कोई संगठन से जुड़ाव है, सब संगठन से कट गए हैं। कौन, अब कोई नया चेहरा होना चाहिए, और नया चेहरा होगा तो कौन होगा, और अगर पुराने चेहरे में से बनेंगे तो कौन बनेंगे? सबसे पहले तो नेता प्रतिपक्ष का ही मुद्दा सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति 1 महीने के अंदर कीजिए। हेमंत सोरेन ने अपना मुख्यमंत्री पदेन होते हैं, नेता प्रतिपक्ष पदेन होता है, 1 मेंबर बनाना होता है, उन्होंने हफीजुल हसन को बना दिया, लेकिन बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं, बहुत सारी विधानसभा की बैठकें ऐसी होती हैं, नेता प्रतिपक्ष को जाना होता है। भाजपा में क्या आखिर पैसे लेने की बातें तो खूब आती है, निर्णय लेने की जब बात आती है तो लगता है कहीं ना कहीं कहीं लकवा मार गया है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे एक अगर छोटा सा कार्यक्रम भी होगा, एक छोटा सा भी कार्यक्रम हो और आप इस बीच पदाधिकारियों को फोन करेंगे, सपोज 1 सप्ताह के बाद वो कार्यक्रम होना है और पदाधिकारियों को फोन करेंगे, बात करना चाहेंगे, तो वो लोग इतना बिजी रहते हैं वो लोग पेपर और ये लेके कि लगेगा कि 1 सप्ताह से ये लोग पता नहीं सारा व्यवस्था खुद ही कर रहे हैं, उस टाइप का बिजी रहते हैं। तो निर्णय लेने की जो क्षमता है यहाँ पे एकदम घट गई है। और रही बात की जो प्रदेश अध्यक्ष की बात, तो वो सारा मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष पर डिपेंड करता है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, क्योंकि ये तो बीजेपी पूरा समीकरण देखेगी कि अगर हम किसी एसटी को नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं तो हम जो है प्रदेश अध्यक्ष किसी ओबीसी या जनरल को बनाएंगे। खैर जनरल के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ओबीसी के चांसेस ही हैं बनने के यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी पार्टी इस पे विचार कर रही है, बहुत चीजें ऊपर गई हैं, इसलिए जितने भी लोग चाह रहे हैं कि वो बने, अभी कुछ लोग अपना लगे हुए हैं, जो पुराने लोग भी हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं। आप देखिएगा तो यहाँ प्रदीप वर्मा जी भी लगे हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए, जो जानकारी है, और आदित्य साहू लगे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इस प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए। मनीष जायसवाल जी का भी नाम है, आता है इसमें कभी-कभी, है ना? तो रविंदर राय जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो भी प्रयास में हैं कि उनको भी बनाया जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई नया चेहरा होगा और निश्चित रूप से कोई ऐसा चेहरा होगा जो कि ऊपर से ही है। इस बार प्रदेश अध्यक्ष नीचे से कितनों लोग बात करें उनसे नहीं, ऊपर से जो मुझे लगता है जो बात होगी, जिनकी बनेगी, वही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। यहाँ पे इस बार ऐसा नहीं चलेगा कि
राज्य स्तरीय कोई नेता बने, ऊपर से जिनकी सेटिंग अच्छी होगी वही प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। जी, तो लेकिन नेता प्रतिपक्ष को अभी लेकर आश्वस्त नहीं, क्योंकि अगर एसटी को बनाना होगा तो एक ही ऑप्शन है, चंपई सोरेन के अलावा कोई दूसरा जीत कर नहीं आया है। नहीं, चंपई सोरेन है, एसटी के नाम पे बाबूलाल मरांडी भले वो लड़ते चुनाव जी। जनरल सीट से हैं, लेकिन एसटी के नाम पे तो है ही। एसटी के नेता बोले भी जाते हैं, लेकिन वो भले ही लड़ते हैं। चंपई सोरेन है, प्लस नेता प्रतिपक्ष में सीपी सिंह जी का भी नाम है। तो दोनों में से वो सारा प्रदेश अध्यक्ष सारा वो टिका हुआ है आपका वो नेता प्रतिपक्ष पे। नेता प्रतिपक्ष जो बनेंगे उसी पे प्रदेश अध्यक्ष का रहेगा। चलते-चलते मैं आखिरी एक सवाल आप लोग दोनों से करूँगा कि क्या रघुवर दास का कार्यकाल जो था, जिसमें उन्होंने हंटर चलाया खूब, सरकार में भी चलाया, पार्टी में भी चलाया, उसके बाद से नहीं लगता है कि एक नेता विहीन पार्टी हो गई, लोग निरंकुश हो गए, जो जहाँ था वहीं मठाधीश बन गया, या अभी भी कहा जाता है कि रघुवर दास का प्रभाव झारखंड भाजपा के ऊपर बहुत ज्यादा है, उनकी मर्जी के से बहुत सारे फैसले अभी भी हो जाते हैं। क्या लगता है कि किस तरह का एक प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, ये जो सबको कम से कम लेकर नहीं चले तो कम से कम हाँक के तो चले कम से कम? देखिए, मुझे लगता है ऐसा प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए जो 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 अपना स्वविवेक प्रयोग करे। देखिए, जब भी आप प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, ये कभी यहाँ पे अभी जो भी लोग मठाधीश बने उन्हें आप साइड भी कर दीजिएगा, फिर भी वो बने रहेंगे, वो जकड़े रहेंगे, क्योंकि उनको क्योंकि एक आइडिया भी है। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष बन गए, लेकिन पूरी कमेटी दीपक प्रकाश जी वाली लेकर आ गए वो। इक्का दुक्का और कुछ कर नहीं लोग सके, कुछ कर नहीं सके कुछ कर संगठन में। नहीं सके। जी, तो अब जो आएगा वो जो नेता सामने दिखाई दे रहे हैं उनमें से तो कोई लगता नहीं है कि कोई उतना मजबूत शख्सियत का आदमी है। जब बाबूलाल मरांडी नहीं कर सके तो कौन कर लेगा? नहीं, अभी आप देखेंगे ना तो ये दुर्भाग्य है कि हमारे पास एक भी जैसे मास नेता एक होता, मास नेता तो छोड़ दीजिए, बूथ नेता भी यहाँ पे नहीं है, बूथ जिताने वाले नेता भी नहीं है। पर ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है पार्टी का कि एक भी ऐसा नेता नहीं, हम ठीक से नाम नहीं ले पा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि किसका नाम ले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, तो ये तो दुर्भाग्य ही है। तो यहाँ पे नेता विहीन पूरी तरीके से झारखंड में हो गई है बीजेपी। कोई भी नेता नहीं है जो कि सबसे बड़ी बात कि उसके कंट्रोल में भी नहीं है कार्यकर्ता ना, प्रोटोकॉल का चूरन खिला के भले वो कंट्रोल करना चाहे अलग बात है, लेकिन अब कंट्रोल में कोई नहीं है। पंकज जी, आप बताइए कौन हो सकता है इस परिस्थिति में? देखिए, मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट है। रघुवर दास ने सरकार अच्छी चलाई थी, उनका संगठन पे पकड़ अच्छा था, लेकिन अब जिस कारण से भी चुनाव में हार के बाद उनको धीरे धीरे जिस तरह से साइडलाइन किया गया, फिर कास्टिज्म की बात आई, फिर गुटबाजी की बात आई। रघुवर दास पे बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने कास्टिज्म की। अच्छा बताइए, उन्होंने जिन लोगों को शामिल कराया जो उनके लोग माने जाते हैं, उसमें से कौन सा कास्ट का आदमी नहीं है? क्या अमर बावरी दलित नहीं है? क्या रणधीर सिंह फॉरवर्ड नहीं है? बताइए किसके साथ उन्होंने अन्याय किया? और सबसे बड़ी बात कि व्यक्तिगत रूप से अर्जुन मुंडा को लेकर हो सकता है कि रही हो उनमें, या फिर सरजू राय को लेकर हो सकता है, चूंकि एक शहर की राजनीति करते हो तो रही है। लेकिन मैं आज भी ये मानता हूं कि ओबीसी का रघुवर दास से बड़ा नेता अभी फिलहाल नहीं है झारखंड भाजपा के पास। कोई कुछ भी बोलता रहे। और नहीं, आज भी लोग इस बात की चर्चा करते हैं। हाँ, और आप एक बात मान लीजिए कि अगर आपको आदिवासी वोट नहीं दे रहा तो आपका जो कोर वोट बैंक है कम से कम उसे तो संभालो। और मैं आज भी ये मानता हूं कि जितनी हनक के साथ और जितना काम करके रघुवर दास गए हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई सरकार काम करके दिखा दे। बाद में उनके व्यवहार को लेकर, बात को लेकर, ये ओबीसी का प्रेफरेंस जो है, बहुत लोग उसको बनियाबाद बोलते हैं, कुछ बोलते हैं सवर्ण के खिलाफ थे। अरे सवर्ण के खिलाफ होते तो रणधीर सिंह सवर्ण नहीं है क्या? राज पलिवाल सवर्ण नहीं है क्या? मैं 12 नाम ऐसे गिना सकता हूं जो उन्होंने जिनको खड़ा किया, और जो उनके खिलाफ बोल रहे थे उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए, खुद के चुनाव जीतने के वादे पड़े हैं। विकल्प के रूप में आज की तारीख में जो आप जनाधार वाला जो जन नेता कह रहे थे, मुझे लगता है कि एक वैक्यूम है, और जो वर्तमान में अवेलेबल है उसमें से आज भी सबसे ज्यादा अगर पकड़ ओबीसी समाज पे कम से कम है तो रघुवर दास की है। देखिए, बाबूलाल मरांडी दूसरे चेहरे हैं जिनकी आदिवासी पे पकड़ नहीं है, अर्जुन मुंडा की आदिवासी पकड़ नहीं है, एक दलितों के नेता बने कुछ की अमर बावरी ने, उनकी पकड़ नहीं है। जो सीनियर नेताओं की बात कर रहा हूं, सीपीसी है, लेकिन सीपीसी चूंकि रांची जैसे क्षेत्र से जीते हैं तो राजधानी है, शहर है, तो उनका ग्रामीण क्षेत्रों में क्या प्रभाव होगा ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन आज भी जो ओबीसी मतदाता सबसे ज्यादा संख्या में है
और ओबीसी के सबसे बड़े नेता रघुवर दास है। बाकी लोग अपना अपना कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो चलिए, हमने काफी विषयों पर बात कर ली और मुझे लगता है कि ये वीडियो थोड़ा विवादास्पद जरूर होगा और इस पर फिर देखना होगा प्रतिक्रियाएं कैसी आती हैं। गालियां खूब पड़ने वाली हैं, तो इसके लिए भी नोटिस, तैयार फोन कॉल, ये सब आते रहते हैं। तो ये सब के लिए तैयार रहना होगा हम लोग को। मुझे लगता है कि दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। नाम तो खैर इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनमें नाम लिया जाना उचित नहीं था, लेकिन घटनाएं जो अलग अलग सामने आ रही है, मुझे लगता है कि ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, ताकि बीजेपी के अंदर जो चीजें हैं उनको सही किया जा सके। एक स्वस्थ राजनीति के लिए ये सब चीजें जरूरी है।